अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। हमारा आज का टॉपिक होम्योस्टेसिस पे है। होम्योस्टेसिस जो है एक ऐसा मैकेनिज़्म है या एक ऐसा प्रोसेस है जो बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करने के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस कि हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कंडीशंस फ्लक्चुएट होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। कभी बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर राइज़ हो जाता है, कभी ड्रॉप हो जाता है और बहुत से दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की चेंजिंग कंडीशंस या फ्लक्चुएशंस के लिए। तो ऐसे में हमारी बॉडी को उन तमाम कंडीशंस में रहने के लिए या अडेप्टेशंस जो हैं उनको अडॉप्ट करना पड़ता है और वो होम्योस्टेसिस ही एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो कि प्रोटेक्ट करता है एक ऑर्गेनिज़म के इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की कॉजेज़ से या फ्लक्चुएशन से। तो इसकी डेफिनेशन ही मैंने अभी आपको जो है वो एक्सप्लेन की है। The protection of internal environment from the harms of fluctuations of external environment is termed as homeostasis। तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अब हमारी बॉडी में कुछ जिस तरह के सेल्स में कुछ इस तरह के ससेप्टिबल कंपोनेंट्स हैं। ससेप्टिबल कंपोनेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हो सकें फ्रॉम द फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। वो 3 किस्म के हैं। पहला हमारे पास वाटर है, सेकेंड हमारे पास सोल्यूट है और थर्ड हमारे पास टेम्परेचर है। ये 3 हमारे पास मोस्ट ससेप्टेबल कंपोनेंट्स हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के जो अफेक्ट हो सकते हैं बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हमारे पास जो है डिफरेंट मैकेनिज़्म हैं जिनको यहाँ मैंने स्टार्स से शो किया है। ये भी होम्योस्टेसिस के ही मैकेनिज़्म है जो रेगुलेशन जो हैं वो परफॉर्म करवाते हैं हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में, वो भी डिफरेंट टाइप्स की। फर्स्ट हमारे पास है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज़्म ऑफ रेगुलेशन है जो सोल्यूट और वाटर के गेन और लॉस को रेगुलेट करता है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। तो ये यानी सेल लेवल पे भी हम इसको कह सकते हैं कि वाटर का गेन और लॉस और साथ ही सोल्यूट्स का जिसमें सॉल्ट्स शामिल हैं, मिनरल्स शामिल हैं और एसेंशियल मेटाबोलाइट्स और हार्मोन्स भी शामिल हैं। दूसरा हमारा प्रोसेस है एक्सक्रीशन। ये हमारा एक्सक्रीशन नाम से ही जैसे कि पता लग रहा है ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमारी बॉडी से एलिमिनेट करता है। यानी कि यूरिया हमारा प्रिंसिपल नाइट्रोजीनियस वेस्ट। हम जैसे हायर एनिमल्स की बात की जाए तो हमारी बॉडी में अगर वो किडनीज़ उनको जो है यूरिन की फॉर्मेशन करके हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं करेंगी तो हमारी बॉडी में यूरिया की जो है अमाउंट वो ज़्यादा होती जाएगी। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में एनीमिया मीन्स आयरन की कमी, जिसे हम खून की कमी भी कहते हैं, या ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ हो जाना, इस तरह की सिचुएशंस जो हैं वो राइज कर सकती हैं। तो एक्सक्रीशन भी एक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म है जो हमारी बॉडी की मेंटेनेंस और रेगुलेशन के लिए जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है। थर्ड हमारे पास है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, थर्म मीन्स जो है वो हीट यानी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है उसको भी एक टॉलरेबल रेंज में रखता है एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी ऐसा नहीं होता कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर हमारा अबव 40 हो या 45 हो, इस रेंज में हो और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी इतना ही हो जाए। ऐसे नहीं चलता। हमारी बॉडी का एक फ़िक्स टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ये एक ऐसी रेंज में ही प्रेजेंट रहता है कि हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बेशक ज़्यादा हो या कम, हमारी बॉडी ने इसी टेम्परेचर पे फिक्स्ड रहना है। और ख़ास तौर पे हमारे ट्रंक वाले हिस्से ने जिसमें मेन और वाइटल हमारे जो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, स्टमक, लिवर, हार्ट वगैरह, ये सारी जो हैं यहाँ पर जो है हमारे आर्म्स और लेग्स में टेम्परेचर लो हो सकता है, फॉल कर जाता है, लेकिन हमारा जो ट्रंक वाला पोर्शन है उसमें ऐसा नहीं होता। वहाँ पर ख़ास तौर पे जो है वाइटल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं तो उनको एक मेंटेन लेवल पे जो है वो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है जो कि 36 टू 37 डिग्री सेल्सियस की रेंज में होता है। तो ये तीनों अगर प्रोसेस को अगर हमने डिस्कस किया, इनके हमने मैकेनिज़्म को देखा कि ये रेगुलेट किन किन चीज़ों को कर रहे हैं, तो इस चीज़ से यही अंदाज़ा होता है कि ये तीनों प्रोसेस जो हमारे पास हैं ये होम्योस्टेसिस के ही मैकेनिज़्म को फुलफ़िल कर रहे हैं।
ऑस्मोरेगुलेशन भी एक रेगुलेशन है, बेशक वो वाटर और सोल्यूट की है बिटवीन ऑर्गेनिज्म और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सक्रीशन भी एक रेगुलेशन है, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस है और ये एलिमिनेट आउट करती है हमारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट को और बॉडी में एक्यूमुलेट होने से जो है उसे प्रिवेंट करती है। थर्मोरेगुलेशन भी एक ऐसा मैकेनिज्म है जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है विद इन अ स्पेसिफिक और टॉलरेबल रेंज। तो ये सारा प्रोसेस जो है होम्योस्टेसिस का ही है, यानी कि द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये डेफिनेशन इन सब के लिए है क्योंकि ये सब ये वाला रोल प्ले कर रहे हैं अपने अपने तौर पे डिफरेंट फैक्टर्स को लेकर। अब मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाई है, उसको भी हमने डिस्कस करना है कि ये हमारे सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है। ये पूरा बोर्ड आप कंसीडर कर लें कि ये सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है या किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो हमारे ये और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है हमारा, तो जिसमें फ्लक्चुएशंस वाइड रेंज में हो रही हैं, जिसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा जो है वो हाई लेवल पे हो रही है, हम ये कह सकते हैं। तो हमारे अब मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट तो दिखा दिया। अब इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट जो है वो विद इन द सेल जो है उसे हम कहते हैं, और इंटर सेलुलर इन्वायरमेंट मीन्स तो सेल के दरमियान का इन्वायरमेंट। तो ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए। कंट्रोल सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म के इंटरनल इन्वायरमेंट से बाहर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वाइड रेंज पे होने वाली फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर रहा है। और एक इंट्रा सेलुलर लेवल पे मीन्स विद इन द सेल भी एक कंट्रोल सिस्टम मौजूद है जो कि एक्सट्रीमली नैरो रेंज फ्लक्चुएशन शो कर रहा है। मीन्स के हमारी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशन हो रही है वो वाइडर रेंज पे हो रही है, जबकि हमारे इंटर सेल्स के दरमियान भी इंट्रा सेलुलर मीन्स विद इन द सेल भी कंट्रोल सिस्टम है जो फ्लक्चुएशन शो कर रहा है, लेकिन एट अ नैरो रेंज। ये एक एमसीक्यूज़ के भी तौर पे आ सकता है क्योंकि बहुत ही सेल लेवल, बहुत ही स्मॉल लेवल है जिस पे बात हो रही है, जिसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि फ्लक्चुएशन नैरो लेवल पर हो रही है, एक्सट्रीमली नैरो रेंज पर, जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाइड रेंज में हो रही है। और ये दो सेल्स हैं हमारे पास, और इनके इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए जो है कंट्रोल सिस्टम रिक्वायर्ड होता है ताकि होम्योस्टेटिक रिक्वायरमेंट जो है उसे फुलफ़िल किया जा सके। हमारे जो यहाँ पर क्या होता है सेल लेवल पे कि इन एडिशन टू सोल्यूट और वाटर कुछ वेरियस जो हैं इसेंशियल मेटाबोलाइट्स और हार्मोन्स भी जो हैं उनको भी रिक्वायर्ड रेंज में रखा जाता है। होम्योस्टेसिस का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि एक फिक्स्ड इंटरनल इन्वायरमेंट हो, ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे और उसी के मुताबिक स्पेसिफाइड रेंज में हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट भी खुद को मेंटेन करता रहता है। इसकी एक हम एग्जांपल ले लें क्योंकि होम्योस्टेसिस असल में नॉर्मल बॉडी फंक्शन को जो है उसको हमारे को नॉर्मल बॉडी फंक्शन जो है उन्हीं को जो है वो फुलफ़िल कर रहा है ताकि ये हमारा बॉडी का जो फंक्शन है वो नॉर्मली वर्क करता रहे। और वो तभी मुमकिन होगा जब वो एक मेंटेनेंस या एक रेंज में हमारा सारी जो है वो निज़ाम जो है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट का होगा। तो अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि वाटर अवेलेबिलिटी जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो भी फ्लक्चुएट करती रहती है। मीन्स कि कभी अबंडेंट सप्लाई होती है वाटर की तो कभी हमारे पास रिस्ट्रिक्ट सप्लाई होती है। तो ऐसे में हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो रिस्पॉन्स कैसे करता है इन दोनों चेंजेस को, इन दोनों फ्लक्चुएशन को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, कि ना तो वो अबंडेंट सप्लाई में वाटर की हमारे बॉडी के सेल्स को फ्लडेड होने देता है और ना ही रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई में उनको डिहाइड्रेट होने देता है। मीन्स के एक रिक्वायर्ड और एक मेंटेनेंस जो है उसे बरकरार रखता है, और इसी को हमने कहा है होम्योस्टेसिस। तो ये एग्जांपल आप लोगों को ज़रूर समझ आई होगी और ये एक इजी एग्जांपल थी जो होम्योस्टेसिस के असल रोल को जो है वो कंप्लीट करती है। हमारा कंट्रोल सिस्टम जो है ये दो किस्म के, जैसे मैंने आपको बताया, एक वाइड रेंज पे है, एक नैरो लेवल पर भी हमारे पास मौजूद है सेल लेवल पे। तो कंट्रोल सिस्टम हमारे पास जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं कुछ बहुत सी वैरायटी के होम्योस्टेटिक रेगुलेशंस को फुलफ़िल करने के लिए, जैसे कि रेगुलेशंस हमने इधर भी देखी, ये हमारे पास होम्योस्टेटिक ही रेगुलेशंस हैं। जिस तरह लिविंग कंट्रोल सिस्टम हमारे पास ये मौजूद है, ये एक लिविंग कंट्रोल सिस्टम है। ये सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है और हमारे सेल लेवल तक हमारा कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। तो ये एक लिविंग कंट्रोल सिस्टम है जो वर्क कर रहा है एग्जैक्टली ऑन द सेम मैकेनिज्म ऑफ फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम। हम अगर फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम की बात साथ करेंगे लिविंग कंट्रोल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, कि लिविंग कंट्रोल सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि उसके होम्योस्टेटिक रेगुलेशंस को फुलफ़िल कर रहे होते हैं। और वो 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? रिसेप्टर्स, देन कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर, जो रिस्पॉन्स क्रिएट करता है।
ये हमने न्यूरॉन्स वाले टॉपिक में भी पढ़ा था। ये क्या होता है कि अभी हम पहले फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम की एग्जांपल ले लें तो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, अगर हम फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं तो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में एक सेंसर मौजूद होता है जिसे हम थर्मोमीटर कहते हैं, जो टेम्परेचर की रेंज को मॉनिटर करता है कि वो सेट पॉइंट से ना तो अबव मूव करे ना बिलो। तो जैसे ही टेम्परेचर में चेंज आता है तो वो कंट्रोल सिस्टम को सिग्नल करता है कि वो एक्शन ले कि अगर जो है टेम्परेचर राइज़ हो रहा है तो वो कूलिंग सिस्टम को स्विच ऑन कर दे, अगर ड्रॉप हो रहा है तो फिर वो जो है हीटिंग सिस्टम या हीटिंग यूनिट को ऑन कर दे। तो ये डिपेंड, और फिर उसी को हमने कहा है कि वो सिग्नल कर रहा है कंट्रोल सिस्टम तक और कंट्रोल सिस्टम आगे से रिस्पॉन्स जो है उसे परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह लिविंग सिस्टम भी जो है कुछ कंपोनेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। जैसे थर्मोमीटर था, कंट्रोल सेंटर भी था उसका, और उसके बाद उसने अपने जो है वो रिस्पॉन्स जो है उसको करवाया एक मॉनिटर के थ्रू। तो उसी तरह हमारे लिविंग सिस्टम में ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो ये टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की तरह ही वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, बस नेम में डिफरेंट है। रिसेप्टर्स हमारे सेंसर्स जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन्स, ये टेम्परेचर का जो है एक्सटर्नल टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। राइज या फॉल हो, कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं थ्रू इम्पल्स, और कंट्रोल सेंटर से मोटर न्यूरॉन जो है वो मूव करती हुई इफेक्टर तक जाती है जो कि हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को जो है वो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के मुताबिक मेंटेन कर देती है। यानी कि अगर बाहर का टेम्परेचर हमारा बहुत गर्म है तो हमारा इंटरनल टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन हो जाएगा। किस तरह? इवेपोरेटिव कूलिंग के थ्रू। स्वेट ग्लैंड्स ओपन हो जाएंगे जिसकी वजह से हमारे स्वेट ग्लैंड्स कैसे होंगे? ओपन। ब्रेन में हाइपोथैलेमस मौजूद है जिसके पिट्यूटरी ग्लैंड मींस के हमारे उसके जो लोब हैं, पोस्टीरियर इंटीरियर लोब, उससे सिक्रीशन होती है जिससे हमारे स्वेट ग्लैंड जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और उससे स्वेट जो है जब हमारा निकलना शुरू होता है तो क्या होता है कि इवेपोरेटिव कूलिंग होती है। तो उसी को देखते हुए जो है हमारा रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। और अगर टेम्परेचर जो है वो बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो उसके मुताबिक थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए हमारी शिवरिंग मैकेनिज़्म ऑन हो जाता है, जिससे मींस कि कप जिसे कहते हैं तारी हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी जो है वो वार्म अप होना शुरू हो जाती है। और इसी चीज़ को के चेंज को डिटेक्ट करना और इफेक्टर्स रिस्पॉन्स के लिए कंट्रोल सिस्टम को जो है सिग्नल देना, इसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। जिस मैकेनिज़्म को भी हमने एक्सप्लेन किया है कि चेंज को डिटेक्ट करना और फिर सिग्नल करना कंट्रोल सेंटर को ताकि इफेक्टर कोई रिस्पॉन्स क्रिएट करे, इस मैकेनिज़्म को हम फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। अगर देखा जाए तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होता है, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होता है। उसको अगर हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म को देखें तो उसे इन्वर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। यानी कि अगर हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है उसमें फ्लक्चुएशन हो रही है कुछ और, लेकिन इफेक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं ऑपोजिट वे में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के, तो उसको हम इन्वर्स इफेक्टर रिस्पॉन्स कहते हैं और इसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो कूलिंग इफेक्टर्स रिस्पॉन्स जो हैं करते हैं वार्म सेंसिंग को। जब भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में थोड़ा सा वार्म जो है टेम्परेचर हो जाता है तो कूलिंग इफेक्टर रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। यानी कि जब बाहर का माहौल गर्म होगा तो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट कूल अप हो जाएगा। तो इसी को हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं, जो कि एक दूसरे से इन्वर्स जो है वो अपना रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने होम्योस्टेसिस को पढ़ा और साथ ही साथ डिफरेंट मैकेनिज़्म को डिस्कस किया जो सेल लेवल पे किस तरह रेगुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं और बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए मेंटेन जो है हमारे सारे इंटरनल इन्वायरमेंट को रख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की टॉपिक की समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।